पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। अरुणाचल प्रदेश को मिले 254 दूरसंचार टावर। राज्य के 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी। हजारों लोग होंगे लाभान्वित। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल। 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 14 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.657 अरब डॉलर की वृद्धि रही। ये 586.412 अरब डॉलर पर पहुंचा। आज है अक्षय तृतीया। उत्तराखंड में आज पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत है प्रतिबद्ध। और आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत गुजरात टाइटन से, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश को आज 254 दूरसंचार टावर मिले। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये टावर राष्ट्र को समर्पित किए। ईटानगर की राजधानी आपको बता दें कि ईटानगर में विधानसभा परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 254 दूरसंचार टावर को लगाने का काम मिशन मोड में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार, विभिन्न एजेंसियों समेत सभी विभागों का अहम योगदान रहा है। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसी है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। और वहीं किरेन रिजिजू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टावरों को मिलने वाले सिग्नल निर्बाध गति मिले, इसके लिए मोबाइल टावरों को सैटेलाइट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जो 4G सुविधाओं से दूर रहे। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये जान करके खुशी होगा, 4G जो सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत
2424 4G साइट्स टोटल, जिसमें 270 साइट्स जो OFC से होगा, 1237 साइट्स माइक्रोवेव से और 917 साइट्स जो है वो VSAT से कनेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद यह भी प्रपोज किया गया है कि सैटेलाइट HTS और LEO सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि कनेक्शन में कोई फ्लक्चुएशन ना हो। इस प्रकार से कई ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 254 टावर का एक साथ जनता को मिलना बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही राज्य में 1150 और नए 4G टावर और जोड़े जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज अराउंड 254 टावर्स का एक साथ लॉन्चिंग होना, तो हमारे पूरे अरुणाचल के जो दूर दराज में जो बैठे हुए हमारा जो जनता है, जो पब्लिक है और खास करके जो युवा है, उन लोगों के लिए बहुत ही एक सुख, एक खुशी का ही एक अवसर है। इस जो 254 टावर्स में, जिसे आप सब लोग जानते हैं और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा, करीबन 70,000 पॉपुलेशन को वो लोग कैटर करेंगे। और अभी लक्ष्य अभी भी हम लोगों का बाकी है, तो और भी मोर देन 1150 टावर्स और भी हम लोगों को उसको ऑपरेशनलाइज करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO के पोलार सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशंस के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट, एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन। और संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ श्रीहरिकोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है, ऐसे में क्या हलचल नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां और क्या खासियत होने वाली है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2:19 पे आज PSLV C55 लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको सिंगापुर के 2 सैटेलाइट जो है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। और इनको जो है, इनमें से एक प्राइमरी है टेलियोस 2 एंड सेकंड जो दूसरा वाला है को पैसेंजर, वो है ल्यूमलाइट 4। अब इन दोनों देखा जाए क्या है इन दोनों का। कमर्शियल जो है टेलियोस 2 जो हो रहा है, उसका काम होगा वहाँ के लोगों को मौसम के धुंध के बारे में और मौसम का परिवर्तन दिन रात में क्या हो रहा है उसके बारे में, और एयर ट्रैफिक और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में ये जो सैटेलाइट भेजागा ये इन चीज़ों में मदद करेगा। दूसरा ल्यूमलाइट जो है वो हमें बता रहा है कि मरी टाइम शिपिंग नेविगेशन के लिए नेविगेशन का जो है ये उस कंट्री को दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे देश के लिए और हमारे लिए गौरव की बात होती है कि हमारे देश से हम ये करीबन, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब तक 34 से ज़्यादा देश, हमारे यहाँ 422 हमने अपने कमर्शियल साइट को अपने PSLV द्वारा लॉन्च करके अंतरिक्ष में भेजा है। और ये तीसरा बड़ा जो है ऐसा संयोग बन रहा है कि हम बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, तो हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही नहीं, कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हम दूसरों को भी मदद कर रहे हैं, दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत
जानकारी ये हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है, तो ऐसे में आप से हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले एक वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, अब बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आयोजित चौथी भारत कैरीकॉम मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यदि पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं, ऋण और व्यापार से पैदा होने वाले तनाव के साथ साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चिंताएं वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें एक साथ बैठकर इन पर चर्चा करना जरूरी है। If one looks especially at the last 5 years, the COVID experience, the increasing intensity and frequency of climate events, the debt and trade stress situations that many of us find ourselves in, and I would say food and energy security concerns, these are really pressing issues where it's important for us to sit down and discuss. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि उन देशों के लिए हैं जो G20 में शामिल नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि इसलिए हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्रोसेस पर परामर्श किया है। This year we had the privilege of chairing the G20, and my Prime Minister is very clear that we will be there not just for ourselves but also for the countries who are not on the G20 table. And therefore we did a round of consultations on what we call the Voice of Global South process. Many of you participated in it. We are very grateful for that. और वहीं शुक्रवार रात मध्य प्रदेश के बालाघाट के गढ़ी क्षेत्र में हॉक फोर्स एवं बालाघाट पुलिस की नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 दुर्दांत महिला नक्सली धराशायी हुई हैं। दोनों नक्सली बतौर एरिया कमेटी मेंबर कई वर्षों से नक्सल गतिविधियों में संलग्न थी और प्रत्येक पर 14-14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ के पश्चात इन दोनों के पास से 303 राइफल बरामद की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस के जाबाज जवानों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सलवादियों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई की है, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। इन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। इनमें 2 डिविजनल कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। मैं अपनी पुलिस फोर्स को, हॉक फोर्स और बाकी सभी जिला पुलिस बल को बालाघाट की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रात को एनकाउंटर में 2 दुर्दांत नक्सली और मारे हैं, जिन पे 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनसे हथियार बरामद हुए हैं, अनेकों चीजें बरामद हुई है। 1.25 साल में ये चौथा एनकाउंटर था। ये हमारी पुलिस की वीरता और सजगता है कि वो लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। हम डकैत पनपने नहीं देंगे, नक्सली फैल नहीं पाएंगे। अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत का रुख करते हैं। अजीत, कितनी बड़ी नकेल यहां पर कसी गई है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि इसके लिए धरपकड़ काफी समय से जारी थी, और लेकिन अब जो एक बड़ी सफलता मिली है वो कितनी बड़ी कहानी बयां करती है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बड़ी सफलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये 2 नक्सली थी, ये दोनों महिला नक्सली थी, जिसमें 14 लाख का इनाम इन दोनों पे रखा था, और इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और हथियार और नक्सली साहित्य जो है वो बरामद हुआ है दोनों के बीच में। और एक देखिए, पिछले अगर हम बात करें तो करीब 1.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में जो है करीब 8 जो नक्सली है
वो मारे गए हैं और 4 एनकाउंटर हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली जो है वो मारे गए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की, खासतौर पे हाथ फोर्स, जो कि हाथ फोर्स बनाई गई है खासतौर पे नक्सल ऑपरेशन के लिए। और ये लगातार जो है ऐसे नक्सली ऑपरेशन जो है बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जो 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि नक्सल प्रभावित हैं, और इन तीनों जिलों में लगातार जो है ये हाथ फोर्स जो है कार्रवाई करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले जो है हम कह सकते हैं 2 एरिया कमांडर जो है उनके साथ मुठभेड़ हुई थी, और उनको और दोनों को मिलाकर करीब 50 लाख का इनाम था। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जो है कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से दस्यु समस्या का खात्मा किया गया है, उसी तरह कोशिश है कि जो नक्सली समस्या है, जो कि मध्य प्रदेश में जो 3 जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जो कि सीमावर्ती जिले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं, इन जिलों में खासतौर पर नक्सली गतिविधि देखी जाती है। और सरकार की कोशिश है कि इन जिलों से भी जो नक्सली समस्या है उसको खत्म किया जाए। और इसी कड़ी में जी ये नक्सली जो ये इनकाउंटर हुआ है देर रात को, हम कह सकते हैं कि करीब 3 से 4 बजे के बीच में ये इनकाउंटर हुआ है बालाघाट में, और जिसमें कि पुलिस को जो है ये बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, देखिए नक्सली जो है हालांकि कई इलाकों में सक्रिय थे, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि 40 से 50 जो है नक्सली, जो कि चिन्हित नक्सली हैं, वो यहाँ पर सक्रिय है। हालांकि अनाधिकृत रूप से आंकड़ा 100 के ऊपर बताया जाता है। तो कोशिश की गई जो चिन्हित नक्सली है उनको घेर कर उनको खत्म किया जाए। हालांकि सरकार की कोशिश है कि कई बार आत्मसमर्पण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तमाम तरह की स्कीम भी उनको दी जाती है कि वो मुख्य धारा में वापस लौटे। उसके बाद भी कई नक्सली ऐसे हैं जो कि मुख्य धारा में वापस नहीं लौट रहे हैं, तो उनकी सफाई के लिए लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया हुआ है, और इसमें हाक फोर्स की विशेष भूमिका जो है वो रहती है। तो पिछले जो भी 4 एनकाउंटर हुए हैं, 4 मुठभेड़े हुई हैं पिछले 1.5 साल में, उसमें से जितने भी नक्सली मारे गए हैं सब अधिकांश इनामी नक्सली थे, अधिकांश एरिया कमांडर और जोनल कमेटी मेंबर लेवल के नक्सली थे, जो कि एक बड़ी बात हो कि नक्सली जो है अक्सर दूसरे राज्यों में वारदात करके और मध्य प्रदेश में सड़क एरिया करते हैं, क्योंकि पास में छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है, उसी पास में महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, जो कि बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है महाराष्ट्र का, वो बिल्कुल लगा हुआ है। तो इन इलाकों में वो वारदात करके यहाँ पर सड़क एरिया करते थे, और इस कारण से ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक अपना सेफ जोन के रूप में उपयोग करते थे। ये जो 2 महिला नक्सली मारी गई है, इनके बारे में जानकारी एक और मिली है, ये वहां पर बालाघाट में नक्सलियों के विस्तार का काम कर रही थी, यानी कि और लोगों को नक्सली विचारधारा में लाना, उनको भर्ती करना, उनको मोटिवेट करना, इसके लिए भी ये दोनों काम कर रही थी। और पुलिस को लगातार इसकी भनक थी, और जो खुफिया तंत्र वहां पर है, बिल्कुल लगातार जो प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो कारगर साबित हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी जो नक्सली हैं उनको धराशायी करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 4,989 नामांकनों की जांच पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने 3,044 नामांकन पत्रों को वैध पाया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के 219, कांग्रेस के 218, जनता दल सेक्युलर के 207, आम आदमी पार्टी के 207, बहुजन समाज पार्टी के 135 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। सोनदत्ती, येलम्मा, ओराड, हावेरी, रायचूर और शिवाजी नगर सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच जारी है। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों में वीरगति को प्राप्त हुए हवलदार मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को लुधियाना में उनके पैतृक गांव लाया गया। गौरतलब है कि पुंछ में एक आतंकवादी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुंछ आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए लॉन्स नायक देवाशीष बिस्वाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुरी में उनके पैतृक आवास लाया गया, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पंजाब के
गुरदासपुर जिले के तलवंडी भरत गांव में शहीद सैनिक हरिकृष्ण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुंछ हमले में शहीद हुए सैनिक के परिजनों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए। और आइए बात करते हैं सौराष्ट्र तमिल संगमम की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जड़ें भारत की संस्कृति में निहित हैं। Prime Minister Modi has in five commitments that he has given on 15th August said we have to make India a developed nation, but we have to also go back to our roots, our tradition, our culture, our rich history. Your visit today is to connect Tamil Nadu and Gujarat, Saurashtra and Tamil Nadu, just like we have been connected for thousands of years. India is one. सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के नागालैंड राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज भारत म्यांमार सीमा पर सीमावर्ती गांव अवाखुंग सहित कुछ अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन ने इस गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव को विकसित करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। He allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and the children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concerned with this area to develop the northeast region. For that, the Kohima to this place already 2-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Dimapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting, and also I mentioned that from Dimapur 8 Udan stations are connected. और वहीं देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.657 अरब डॉलर की वृद्धि रही और ये 586.412 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये इसका 9 माह का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.306 अरब डॉलर बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा अस्थियां 2.204 अरब डॉलर बढ़कर 516.635 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। और वहीं आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम के
कपाटों उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पुष्कर सिंह धामी गांव खरसाली से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में भी शामिल हुए थे। इससे पहले गंगोत्री के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी। इसके तहत शुक्रवार को मुखबा में मां गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकट उत्सव है और हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकोटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम के प्राकट्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम नेपाल के खिलाफ 5 मैच की द्विपक्षीय T20 सीरीज के लिए तैयार है। इस टीम में देश के अलग अलग राज्यों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है। टीम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 25 अप्रैल को पोखरा क्रिकेट मैदान पर खेलेगी। ये सीरीज 25 से 30 अप्रैल तक नेपाल के पोखरा और काठमांडू में खेली जाएगी। और आपको बता दें कि भारत की पहली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम तैयार है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए। देश को अपनी पहली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम मिल गई है, जो कि इसी महीने नेपाल के साथ 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलेगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया और समर्थन ट्रस्ट के सहयोग से बनी इस टीम में देश के अलग अलग राज्यों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है। भारत की पहली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम तैयार है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए। जी हां, देश को अपनी पहली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम मिल गई है, जो कि इसी महीने नेपाल के साथ 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलेगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया और समर्थन ट्रस्ट के सहयोग से बनी इस टीम में देश के अलग अलग राज्यों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये टीम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 25 अप्रैल को नेपाल के पोखरा क्रिकेट मैदान पर खेलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. महंतेश ने कहा कि उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है इतिहास रचने के लिए। साथ ही उन्होंने इस टीम को बनाने में सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। But it took 6 long years for us to organize first national women cricket for the blind in our own capital city Delhi under the leadership of Mr. Shailendra and our cap Delhi. So we didn't know it would be this soon, because within 3 to 4 years we could constitute Indian women cricket for the blind team. It is remarkable. It is a very impressive achievement for Cabby. देश की पहली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में देश भर से चुने हुए बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस मुकाम तक पहुंचने के सफर में हर खिलाड़ी के पास अपनी अलग ही कहानी है, लेकिन तमाम चुनौतियों से लड़ने के बाद इंतजार है अपने पहले मुकाबले की। टीम की कप्तान सुषमा का कहना है कि उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम जीत का परचम लिए देश लौटेगी। तैयारी पूरी है और हमारे सर मैम सब गाइड करते हैं, तो जो बोलते हैं हम वो करते हैं और पूरी तैयारी हमने कैंप अटेंड किया है, तो उसमें सब सिखाया है क्या करना है, कैसा करना है, और आगे जो होगा उस हिसाब से फिर मैम सर लोग से बात होके करेंगे फिर। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।